स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज ये दूसरा पार्ट है ईस्टर्न रोमन एम्पायर के ऊपर, जिसे बाइजेंटेनियम एम्पायर भी कहा जाता था। आज हम लोग देखेंगे कौन सा राजा के टाइम में ये एम्पायर सबसे ज्यादा फ्लरिश हुआ, फिर आइकोनोक्लाज्म कौन सा दौर को कहा गया है, और क्या बाइजेंटीन आर्ट था उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लास्ट मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से क्रिश्चियनिटी ईस्टर्न रोमन एम्पायर में फैला है। आज जानेंगे जस्टिनियन वन के बारे में। जस्टिनियन वन कौन था, इसके टाइम में ईस्टर्न रोमन एम्पायर कितना फैला और क्यों इसे एक सबसे इम्पोर्टेंट राजा माना जाता है ईस्टर्न रोमन एम्पायर का। जस्टिनियन वन पावर ग्रैब करता है 527 एडी में, और ये जब तक मरता नहीं है तब तक ये रूल करता है। और ये रूल कब तक करता है? 565 एडी तक रूल करता है। और ये बोला जाता है बाइजेंटेनियम एम्पायर में जितना भी राजा गुजरा था उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस और जिसने बाइजेंटेनियम एम्पायर को सबसे बड़ा किया वो था जस्टिनियन वन। जब ये रूल कर रहा था, ये अपने रूल के दौरान एम्पायर बहुत बढ़ चुका था, जिसमें से मेडिटेरियन सी में बोलिए जस्टिनियन का आर्मी चारों तरफ क्या कर रहा था? रूल कर रहा था, चारों तरफ हर जंग लड़ रहा था और जंग में जीत भी रहा था। और कौन कौन से एरिया ये कैप्चर किया? ये कैप्चर करता है वेस्टर्न रोमन एम्पायर का बहुत सारे एरिया कैप्चर करता है, जिसमें से नॉर्थ अफ्रीका होता है। तो नॉर्थ अफ्रीका बोलिए, बहुत सारा मिडिल ईस्ट का एरिया बोलिए, वेस्टर्न यूरोप का बहुत सारा एरिया बोलिए, ये सब कैप्चर कर लेता है जस्टिनियन वन के टाइम में। और जस्टिनियन वन के टाइम में सबसे ज्यादा एक्सटेंशन होता है ईस्टर्न रोमन एम्पायर का, और इसका दौर में ही बहुत मॉन्यूमेंट भी बनता है, जिसमें डूम चर्च ऑफ होली विजडम, जिसे हाया सोफिया भी कहा गया है। ये जो आपको जाकर हाया सोफिया जो मॉक्स है, ये पहले एक क्या था? चर्च था। बाद में जब मुस्लिम लोग ये एरिया को जीत लिए तो फिर क्या हुआ? अंग्रेज लोग ने ये जो आपका जाकर चर्च था ये बेच दिया किसी मुसलमान लोगों को, तो फिर उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये जो हाया सोफिया जो मॉन्क से पहले ये जो चर्च था ये भी किसका दौर में बना? जस्टिनियन वन के दौर में ही बना। जस्टिनियन वन के टाइम में ही बहुत सारा रोमन लॉ को रिफॉर्म किया गया और एक नया कोड लाया गया जिसे बोला गया जस्टिनियन कोड। और ये जस्टिनियन कोड बहुत सालों तक ये जस्टिनियन कोड ही ईस्टर्न रोमन एम्पायर में फॉलो किया गया। ईस्टर्न रोमन एम्पायर जब फॉल भी कर गया तो ये कानून बहुत दिन तक यूरोप में फॉलो करता रहा। यूरोप का बहुत सारा कंट्री जो छोटा छोटा कंट्री थे, आजाद हो गए थे, उन लोग ये जस्टिनियन कोड को फॉलो करते थे। और इवन जो आपका जाकर जो लेटेस्ट जो वर्ल्ड है वहां पर भी जस्टिनियन का जो ये लॉ है, कोड है, वो फॉलो किया जाता है। तो ऐसा रिफॉर्म लाया था कि आज तक जो जस्टिनियन कोड है उसे फॉलो किया जाता है कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में। जब जस्टिनियन वन का जब मौत हो जाता है, जब वो मर जाता है, तो इस टाइम में इसके मरने के बाद यानी कि इसके मरने के टाइम में बाइजेंटीन एम्पायर जो होता है सबसे बड़ा सुप्रीम रहता है और यूरोप का एक पावरफुल एम्पायर होता है। अब जब इतना बड़ा एम्पायर होगा तो वो कर्ज में भी डूबेगा, बड़ा आर्मी मेंटेन करना पड़ता है। तो यही हुआ बाइजेंटेनियम एम्पायर के साथ। एरिया तो बहुत एक्सटेंड हो गया, लेकिन एरिया बढ़ने के साथ साथ कर्ज भी बढ़ गया, क्योंकि बार बार आप कोई भी एरिया कैप्चर करिए तो उसमें बार बार आपको वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, छोटा मोटा विद्रोह होता रहेगा, आपको आर्मी मेंटेन करना पड़ेगा, जिसका वजह से क्या हुआ? कर्ज बढ़ गया। और कर्ज बढ़ने से क्या होता है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है आपका जाकर एम्पायर में। और यही वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर में की फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाता है। और जस्टिनियन वन के बाद जितना भी उसका सक्सेसर होते हैं वो एम्पायर को बचाने के लिए क्या करते हैं? हेवी टैक्स इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जनता के ऊपर लगा देते हैं ताकि एम्पायर बचा रहे। और फिर 8th सेंचुरी आता है। 8th सेंचुरी जब आता है उस टाइम में पर्शियन एम्पायर लोग ईस्टर्न रोमन एम्पायर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। फिर स्लाव लोग जो रहते उन लोग भी देखते हैं कि ये जो एम्पायर है ये भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, लोग नाखुश है, तो वो क्या करता है? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का मौका देकर स्लाव लोग भी अटैक कर देता है। और ये जितना बड़ा एम्पायर था अब इसका समझ लीजिए नींव हिल जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाता है, विद्रोह शुरू हो जाता है और बाहर से आक्रमण भी शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, इतना तो सब प्रॉब्लम चल ही रहा था। इस दौर में फिर से इस्लाम का राइज होता है, जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इस्लाम को फैलाते हैं। और जो अरब लोग होते हैं, रोमन लोग का एक नया दुश्मन सामने आ जाता है, वो होता है अरब। और अरब लोग समझ लीजिए कि पर्शियन बोलिए, स्लाव बोलिए, इन लोग
जितना भी अटैक करते थे उतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान अरब मुस्लिम लोग से हुआ। तो इसका ऊपर भी एक अलग वीडियो है, बहुत लंबा वीडियो हो सकता है जब मैं लेकर आऊंगा। अभी शॉर्ट में समझ लीजिए कि 1634 में जब मुस्लिम आर्मी लोग जब अपना एक्सपेंशन शुरू कर दिए तो बाइजेंटीन एम्पायर का हाथ से बहुत सारा एरिया चला गया। तो ये सेंचुरी खत्म होते होते 34 खत्म होते होते बाइजेंटीनियन जो एम्पायर था उससे क्या क्या चला गया। उन लोग सीरिया हार गया, जो होली लैंड पैलेस्टाइन जेरूसलम का जो एरिया है वो भी उन लोग हार गए, फिर इजिप्ट हार गया, फिर नॉर्थ अफ्रीका तक हार गया। ये सब एरिया कौन कैप्चर कर लिया? मुस्लिम फोर्सेस, ठीक है, इस्लामिक फोर्सेस। तो समझ लीजिए कि इस्लाम का हाथ में समझ लीजिए आखिरी किल था उन लोग का एम्पायर का खात्मा शुरू हो जाता है। और एट द एंड 1453 में सुल्तान मोहम्मद सेकेंड क्या करते हैं, पूरा एरिया को कैप्चर कर लेते हैं। अब आता है एक दौर आता है जिसे कहा गया है आइकोनोक्लाज्म। ये आइकोनोक्लाज्म कौन सा दौर था? ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर का दौर था। ये 8th सेंचुरी से लेकर अर्ली 9th सेंचुरी तक ये दौर चला। इस दौर में होता था क्या? आइकोनोक्लाज्म का क्या दौर था? इस दौर में जितना भी एम्परर गुजरा है, शुरुआत होता है लियो 3 730 से शुरू होता है। लियो 3 का टाइम में एक समझ लीजिए कि एक स्टार्ट हो जाता है एक मूवमेंट जिसमें उन लोग क्या करते हैं, जो मूर्ति होता है उन लोग क्या करते हैं, तोड़ना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं स्पिरिचुअल जो होता है, मूर्ति का जो स्पिरिचुअलिटी होता है, आध्यात्मिक, वो सबको इन लोग नहीं मानते हैं। यानी कि जो आप क्रिश्चियनिटी में देखिए जीसस क्राइस्ट का जो मूर्ति बना हुआ होता है, क्रॉस में जो क्रूसिफाइड हुए रहते हैं, मदर मेरी का जो आइडियल होता है, इस सब को इन लोग बोलते हैं कि ये सब गलत चीज है, ये सब होना नहीं चाहिए, ये सबको तोड़ दो, खत्म कर दो। इसी के लिए आइकोनोक्लाज्म कहा गया है। तो आइकोनोक्लाज्म में जितना भी एम्परर गुजरा है इस दौर में 8th सेंचुरी से लेकर अर्ली 9th सेंचुरी तक, इन लोग क्या करता था, जितना भी मूर्ति है सबको तोड़ देता था। और उन लोग जीसस क्राइस्ट का मूर्ति को इन लोग नहीं मानता था, बोलता था जीसस क्राइस्ट का कोई भी मूर्ति नहीं है, हम लोग को जीसस क्राइस्ट का या क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड जो भी मूर्ति है उस पे कोई भी आस्था नहीं है और हम लोग नहीं उसका इबादत या प्रे नहीं करते। और इसे ही आइकोनोक्लाज्म कहा गया है। आइकोनोक्लाज्म का अगर सिंपल मतलब देखे तो स्मैशिंग ऑफ इमेजेस, मतलब मूर्ति को तोड़ने वाला। लेकिन ये मूवमेंट ज्यादा दिन तक नहीं चलता। आता है साल 843 साल जब आता है तब चर्च क्या करता है, चर्च का जो काउंसिल होता है एम्परर माइकल 3 का टाइम में क्या होता है, माइकल 3 का टाइम में जो चर्च का काउंसिल होता है उन लोग परमिट कर देता है कि आप लोग मूर्ति पे आप भरोसा रख सकते हैं, मूर्ति से आपका आस्था रख सकते हैं, उस पर कोई गलत बात नहीं है। तो ये मूवमेंट खत्म होता है। इसके बाद से फिर मूर्ति को फिर बनाया जाता है और लोग अपना धर्म के हिसाब से उसमें पूजा अर्चना करते रहते हैं। चलिए कुछ देख लेते बाइजेंटीन आर्ट कैसा था। बाइजेंटीन आर्ट बहुत फेमस था। मैंने पहले ही बताया था कि जब कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल हो जाता है और ईस्टर्न रोमन एम्पायर खत्म हो जाता है तो यहाँ से बहुत सारा स्कॉलर, आर्किटेक्चर, स्क्रप्चरर, इन लोग कहाँ जाते हैं, वेस्टर्न रोमन एम्पायर चले जाते हैं, वेस्टर्न यूरोप जाते हैं और वहाँ जाके भी ये सब कला को प्रमोट करते हैं। बाइजेंटीन आर्ट का फ्लरिश होता है लेट 10th सेंचुरी से लेकर अर्ली 11th सेंचुरी में, जब एक राजा होता है जिसका नाम होता है माइकल 3। ये माइकल 3 एक डायनेस्टी का फाउंडेशन रखता है जिसका नाम होता है मैसेडोनियन डायनेस्टी। ये मैसेडोनियन डायनेस्टी का टाइम में जो बाइजेंटीन एम्पायर था, बोला जाता है ये मैसेडोनियन डायनेस्टी के दौर में बाइजेंटीन आर्ट का गोल्डन एज था। यानी कि बाइजेंटीन एम्पायर का जो आर्ट में जो हाइट था वो जीनित पे था इसी के दौर में। किसके दौर में? माइकल 3 और इसके आने वाले सक्सेसर के दौर में। तो मैसेडोनियन डायनेस्टी जो था ईस्टर्न रोमन एम्पायर का, उसने बहुत ज्यादा प्रमोट किया आर्ट एंड कल्चर को। आस्ते आस्ते करके जैसा जैसा दौर गुजर रहा था ईस्टर्न रोमन एम्पायर का जो एरिया था वो कम होता चले गया। लेकिन अभी भी इन लोग का हाथ में कौन सा था? कॉन्स्टेंटिनोपल अभी भी इन लोग का हाथ में था, जो कनेक्ट करता था यूरोप को एशिया से। और ये समझ लीजिए कि ट्रेड का एक सेंटर हुआ करता था और इससे बहुत ज्यादा वेल्थ, बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते थे। बहुत सारे रूलर्स लोग चर्च को प्रमोट किए, चर्च को रिस्टोर किए और भी कल्चरल इंस्टीट्यूशन को प्रमोट किए, एंशियंट ग्रीक को प्रमोट किए, एंशियंट ग्रीक का हिस्ट्री को, लिटरेचर को इन लोग प्रमोट किए और ग्रीक लैंग्वेज को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाता था। और ग्रीक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया था किसका? स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था? ग्रीक। और ग्रीक कल्चर और ग्रीक आर्ट बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ इसी दौर में। बहुत सारा ऑर्फेनेज बनाया गया, स्कूल, हॉस्पिटल बनाया गया। हर इंसान का जो डे टू डे लाइफ में जो भी जरूरत का चीज होता है, जो जरूरत का जगह होता है, पब्लिक प्लेसेस, ये सब बनाया गया।
और बाइजेंटीन जो मिशनरी थे उन लोग कन्वर्ट हुए थे क्रिश्चियनिटी में, इसमें से ज्यादातर जो लोग थे वो स्लाविक पीपल थे, सेंट्रल और ईस्टर्न बल्कन एरिया का, जिसमें बल्गेरिया, सर्बिया और रशिया आता है। तो आज भी देखिएगा तो रशिया और ईस्टर्न यूरोप का ज्यादातर जो कंट्री है वो लोग कौन सा धर्म को फॉलो करता है? क्रिश्चियनिटी को तो फॉलो करता है, लेकिन क्रिश्चियनिटी का जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी होता है, कैथोलिक्स नहीं, कैथोलिज्म अलग होता है, मैंने स्टार्टिंग क्लास में ही बताया था। तो ये ज्यादातर जो ईस्टर्न यूरोप का जो लोग है ये लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। और इसका शुरुआत मैंने बता दिया कहाँ से होता है। ईस्टर्न रोमन इंपायर जो था, बाइजेंटीन इंपायर, इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। अगर आप एक मूवी है फाते 1453, अगर वो वाला मूवी देखिएगा तो उसमें भी यही दिखाया है, पोप का लड़ाई और आपका जाकर ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का लड़ाई को दिखाया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट डे हम लोग क्रूसेड के बारे में पढ़ेंगे कि क्रूसेड को इन लोग कितना प्रमोट किए, फिर किस तरीके से कॉन्स्टेंटिनोपल इन लोग कहाँ से चले गया और लेगेसी क्या था बाइजेंटाइन एम्पायर का, सोसाइटी क्या था, ये सब के बारे में हम लोग एक और वीडियो आएगा, उस पर मैं आप लोग को बताऊंगा। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे किस तरीका से क्रूसेड हुआ और फिर आगे का कहानी हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।